दोस्तों नमस्कार। संडे खास में आपका स्वागत है। मैं आज हरियाणा चुनाव पर चर्चा करूंगा। हरियाणा चुनाव जहां 1 अक्टूबर को प्रस्तावित था, वहीं अब उसकी तारीख चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर कर दी है। दरअसल चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी ने यह निवेदन किया था कि साहब त्यौहार है, हरियाणा के लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, तो ऐसे में चुनाव को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। इसकी वजह क्या है, असल में क्या वजह है, इस पर करेंगे बात। और आज अभी जो जींद में हरियाणा में रैली बीजेपी की हुई है, उस रैली में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नहीं पहुंचे। उसकी वजह क्या है, इन दोनों मुद्दों पर ही इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बहुत संक्षेप में बात करूंगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद हरियाणा पहला राज्य है नॉर्थ इंडिया का जहां पर चुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी की हालत पहले से ही खराब है। हरियाणा उसके लिए नाक का सवाल है। इसलिए भी है कि हरियाणा में 2 बड़े आंदोलन पहले हो चुके हैं और एक आंदोलन अभी भी चल रहा है। हरियाणा में नरेंद्र मोदी के बेहद खास मनोहर लाल खट्टर पहले मुख्यमंत्री होते थे। तकरीबन 9 साल तक हरियाणा की बागडोर उन्होंने संभाले रखी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो उसके पहले नरेंद्र मोदी ने एक प्रयोग किया, वहां अति पिछड़ा समाज के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। बावजूद इसके हरियाणा में बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकी और केवल 5 सीटों पर ही सिमट गई। अब जबकि विधानसभा का चुनाव आया हुआ है और इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है, महिला पहलवान भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से बदला लेने के लिए बेताब है। विनेश फोगट की एंट्री हुई है। विनेश फोगट ओलंपिक में गई थी, फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अचानक 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से उनको बिना मेडल के वापस लौटना पड़ा। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के हरियाणा के गांव तक में विनेश फोगट का एक विजेता के रूप में स्वागत किया गया। विनेश फोगट और तमाम बजरंग पुनिया से लेकर के जितने भी पहलवान हैं जिन्हें जंतर मंतर से घसीटा गया था, जिन पर एफआईआर की गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बेताब है। और ये दोनों ही तरफ से, जहां बीजेपी चुनाव किसी भी कीमत पर हरियाणा जीतना चाहती है, वहीं किसान जो जाट हैं, किसान आंदोलनकारी हैं और महिला पहलवान हैं, वो बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके से जोर लगाए हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने पुराने संगठन, पुराने जो सहयोगी थे जेजेपी, उनसे तौबा कर ली है और वो एक नए गठबंधन चंद्रशेखर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से इनेलो, वहां पर अभय सिंह चौटाला की पार्टी, वो मायावती के साथ चुनाव लड़ रही है। इन दोनों गठबंधनों का हरियाणा में जो एंट्री हो रही है, उसका क्या असर होने जा रहा है? क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है या बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? बहुत फौरी तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों गठबंधन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर को वहां कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जिस पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है उससे पहले ही बेहद नाराज हैं वहां के किसान। लेकिन दलितों में खास करके चंद्रशेखर का यूथ में जो एक प्रभाव है और मायावती का दलितों में जो एक प्रभाव है, उस वोट को किसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं जाने देना है तो फिर बीजेपी को एक फायदा मिलेगा। बीजेपी वहां अपर कास्ट, पंजाबी और अति पिछड़ा पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। उसे मालूम है कि जो सबसे बड़ा तबका हरियाणा का है, जाट, वो उसके खिलाफ सीधे तौर पर खड़ा हुआ है। अब एक जो दूसरा मसला है वो है कि आज जो रैली अभी अभी हुई है जींद में, ये पहले से ही प्रस्तावित थी और इस रैली में शंखनाद होना था, माने
अमित शाह हरियाणा के चुनाव का बिगुल फूंकने वाले थे। जन आशीर्वाद रैली इसका नाम दिया गया था और इसमें कई सारे नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाना था। लेकिन उसके पहले एक घटनाक्रम हो गया कि जो 55 लोगों के उम्मीदवारी निर्धारित की गई थी, जिनको टिकट मिला था, वो लिस्ट अनौपचारिक ढंग से बाहर आ गई। तो इस वजह से बीजेपी के भीतर एक अंतर्विरोध, एक कशमकश, एक संघर्ष चालू हो गया। इंद्रजीत राव के जो समर्थक हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं इस समय। तो जो बीजेपी के भीतर की अंतर्कलह है वो कहीं सतह पर ना आ जाए और सिर्फ फुटअव्वल अमित शाह के सामने ही ना होने लगे, इससे बचने के लिए अमित शाह ने रैली में जाना ही मुनासिब नहीं समझा। हरियाणा में बीजेपी न सिर्फ जाट किसानों के आंदोलन से जूझ रही है, महिला पहलवानों के आंदोलन से जूझ रही है, बेरोजगारी के से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ उसके पास केवल एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला है। लेकिन एक नैरेटिव बनाने में बीजेपी पहले से ही मजबूत रही है और वो नैरेटिव देना चाहती थी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो नेता बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं और बेताब है ज्वाइन करने के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कि बीजेपी आज भी बेहद मजबूत है और चुनाव जीतने जा रही है। ये मैसेज कन्वे करने के लिए आज रैली में अमित शाह को पहुंचना था। लेकिन जो बखेड़ा खड़ा होने जा रहा था कि 55 टिकट जो एक तरह से उनका खुलासा हो गया, लोगों तक वो पहुंच गई लिस्ट, तो जो और लोग उम्मीदवार थे वो बखेड़ा बड़ा खड़ा करेंगे। इस वजह से अमित शाह ने जींद जाना ही उचित नहीं समझा, यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहली ही रैली, शंखनाद रैली, जन आशीर्वाद रैली में ही अमित शाह नहीं जा सके और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नहीं गए इस रैली में। इस रैली में इतना ही नहीं हुआ, वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच ही सिर्फ फुटअव्वल जारी है। ये जो सज्जन हैं वहां के हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वडाला साहब, वो करनाल सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के बेताब हैं। लेकिन इस करनाल सीट पर दावेदारी खुद नायब सिंह सैनी की है या मनोहर लाल खट्टर के किसी व्यक्ति को टिकट देना है। इस वजह से बडाला यानी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच वाकयुद्ध भी चल रहा है और ये वाकयुद्ध थम नहीं रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जिनको बीजेपी में सर्वे सर्वा और बहुत ताकतवर माना जाता है, वो लोग भी इस जवानी जंग को नहीं रोक पा रहे हैं। और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बेहद कमजोर विकेट पर है और ये चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो इसको आप श्री गणेश कह सकते हैं आने वाले विधानसभा के चुनाव के हारने के। इसलिए किसी भी कीमत पर बीजेपी एक नैरेटिव बनाए रखना चाहती है कि लोकसभा में भले ही वो 240 सीटों पर आकर के सिमट गई, लेकिन अभी भी उसमें जान है और वो 40-50 साल राज करने वाले हैं, जो अमित शाह ने कहा था। जो नरेंद्र मोदी 29 में भी चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का, और 2047 में देश को विकसित भारत में तब्दील करने का अभी से जो सपना दिखा रहे हैं, वो नैरेटिव कमजोर न पड़े, इसलिए किसी भी तरीके से हरियाणा जीतना बीजेपी के लिए बहुत अपरिहार्य माना जा रहा है। और इसके लिए आज जींद रैली में कुछ नेताओं को ज्वाइन कराया गया, जैसे विनोद शर्मा की पत्नी ने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसी तरह से 2 और नेता हैं जेजेपी के, उन्होंने भी ये रामकुमार गौतम हैं, जोगीराम सिहाग हैं, इन लोगों ने भी बीजेपी को आज ज्वाइन किया है। तो एक ये नैरेटिव बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी में दूसरी पार्टियों के नेता आ रहे हैं और बीजेपी वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ ही नहीं रही है, बल्कि वो जीतने की स्थिति में है। इसलिए ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पहली रैली में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह नहीं पहुंचे हैं, उससे बीजेपी के इस पूरे नैरेटिव को बड़ा धक्का लगा है। अब हरियाणा का चुनाव जब
ऐलान हो चुका है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस पार्टी में खास करके भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटा दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, इधर कुमारी शैलजा एक दलित लीडर के तौर पर वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ये दरअसल मायावती और चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव को कम करने जा रहा है। ये प्रभाव कुमारी शैलजा की दावेदारी, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तरफ से अपनी तई इस तरह के तमाम शतरंजी बिसात बिछाई हुई है, जिसमें राहुल गांधी की अभी एंट्री होगी ऑब्वियस तौर पर। और हरियाणा में जो बेरोजगारी का दंश लोग झेल रहे हैं, हरियाणा के किसान जिस तरह से आंदोलनरत हैं और पिछले कोरोना काल के पहले जो 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था, उसमें किसानों पर जिस तरह से सत्ता ने हमला किया था, उन्हें खालिस्तानी, उन्हें पाकिस्तान समर्थक, उन्हें बहुत आतंककारी कहा गया था, साबित करने की कोशिश की गई थी मीडिया के जरिए। वो किसान बहुत नाराज होकर के बैठे हुए हैं और राहुल गांधी जिस तरह से उम्मीद बने हैं, राहुल गांधी का पूरा सपोर्ट रहा है विनेश फोगट को लेकर के भी और महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर के भी। चंद्रभूषण सिंह जिस तरह से बीजेपी में ताकतवर एक बाहुबली नेता के तौर पर हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो महिला पहलवानों को जिस तरह से अपमानित ही नहीं करते। यौन जो उत्पीड़न किया उस व्यक्ति ने, जिस पुलिस ने चार्जशीट भी की है, और उस पार्टी ने उन सज्जन के बेटे को टिकट दे दिया और वो चुनाव जीत करके आ गए हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भी सबक सिखाना चाहता है हरियाणा, खास करके हरियाणा की जाट बरादरी, महिला पहलवान, और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाने के लिए ये पूरा आंदोलन और पूरा हरियाणा की जमात तैयार बैठी है। और उसमें निश्चित तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी की एंट्री होगी आगे चल करके, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री अभी होगी चुनाव प्रचार में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होने जा रही है। और अमित शाह अगर पहली रैली में ही नहीं जाते हैं तो नरेंद्र मोदी कितना हरियाणा में बीजेपी के डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे, कितना नैरेटिव चेंज कर पाएंगे। हालांकि ये जरूर है कि हरियाणा की एक बेल्ट जो दिल्ली से लगी हुई है, वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहुत तेज है। और कल एक बड़ी घटना सामने आई थी जिसमें एक मुस्लिम को लिंच किया गया। तो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की साजिश भी चल रही है, लेकिन क्या इसका असर चुनाव में होगा, वोटिंग में होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अपना पहला ही चुनाव हारने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले वक्त में चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, ये दोनों ही प्रदेशों के चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरे होंगे। और फिर 2025 में बिहार का जो चुनाव है, उस चुनाव के बाद तो बीजेपी के सरकार की, एनडीए के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। ऐसे बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे राजनीतिक चिंतक हैं, वो मानते हैं। तो निगाहें बनी रहेंगी हरियाणा के चुनाव पर। आपसे रूबरू होता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।